वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नाइन्थ। एक नई सीरीज़ जो है वो हमने शुरू की है जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। शुरुआत जो है वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री से की है एंड ऑलमोस्ट आज जो है वो हमारी क्लास नाइन्थ है। ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है। स्पेशली हमारा टारगेट है कि हम पुलिस पटवारी जो अभी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये अवेलेबल रहेगा। इसके साथ सीडीएस CAPF जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे जहाँ पर जो है वो जनरल स्टडीज़ जो है वो पूछी जाती है, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी के लिए जो हमारा ये इनिशिएटिव रहेगा। हमारा इसमें कोर टारगेट है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो हम जो है वो पूरी क्लास को कवर करेंगे। ऑलरेडी जो है वो 8 क्लासेस हम अपलोड कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लस करंट अफेयर एज वेल एज अगर हम बात करें पीडीएफ फाइल्स तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चेक कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले लास्ट क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास है सामने स्क्रीन पे आपकी, आपको इसका जो है वो आंसर करना है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक बुक के बारे में यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। ये बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पब्लिश्ड इन लंदन। ये जो है वो बुक पब्लिश की गई थी लंदन में। इसको किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस है जीएस ढिल्लो, ऑप्शन ए है आपका ये। ऑप्शन बी अगर हम बात करें तो वीडी सावरकर। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो एसपी कृष्णा वर्मा यानी कि श्यामा प्रसाद कृष्णा वर्मा जी। और ऑप्शन डी है लाला हरदयाल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एज वेल एज हम एट द एंड ऑफ द क्लास भी जो है वो इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट क्लास में जो है वो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको कवर किया था। क्या कारण थे, पूरा जो है वो टॉपिक हमने कवर किया था। यानी कि जो हमारा 1857 का विद्रोह, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है, उसको जो है वो हमने पूरा कवर किया था। आज हमारा जो कोर टारगेट रहेगा, मतलब आज का जो हमारा बेसिक टारगेट है, उसमें हम 1857 ईयर को ही अपना बेस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1857 से पहले जितने भी जो रिवोल्ट हुए हैं, चाहे वो सिविल हो या फिर वो ट्राइबल हो या फिर वो पीजेंट हो, इन सभी को जो है वो हम कवर करेंगे। पीजेंट्स यानी कि जब फार्मर्स ने रिवोल्ट किया, ट्राइबल यानी कि जो ट्राइबल पीपल थे, जो जनजातीय लोग जो है वो वनों में रहते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। और सिविल यानी कि कॉमन लोग, यानी कि जो एजुकेटेड या फिर कोई राजवंश के लोग थे या फिर कोई मिलिट्री जो ऑफिसर था, उन्होंने रिवोल्ट किया। तो ये सभी को जो है वो हम कवर करेंगे। और इनसे जो है वो, अगर हम बात करें ये टॉपिक से, मेंस में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एच में देखोगे तो जो पिछला पैटर्न था उसमें भी जो है वो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। और इवन जो क्राइसिस या जो रीजंस हम, जो कारण हम आज डिस्कस करेंगे, वो कारण जो है वो एक तरह से बेस प्रिपेयर करेंगे हमारा, कि हम जो है वो किसी भी आंसर को मेंस राइटिंग में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल अपराइजिंग के बारे में, कि कौन कौन सी जो है वो सिविल अपराइजिंग थी और उन अपराइजिंग के क्या क्या जो है वो कारण थे, ये हम कवर करेंगे। पहले जो है वो हम बेसिक कारण पढ़ेंगे, बेसिक रीजंस पढ़ेंगे कि क्यों जो है वो वॉर हुई। या अगर हम बात करें ये जो क्राइसिस थे, उन्होंने जो है वो, मतलब इस क्राइसिस के जो लाइक जो सिविल क्राइसिस या सिविल अपराइजिंग थी, इनके जो है वो मुख्य कारण जो है वो क्या थे। इसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज। एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज मतलब इन सेंस समझो कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको ट्रांसफॉर्म किया। मुगल जिस तरह से रूल करते थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अपोजिट जो है वो ब्रिटिशर्स ने उसको ट्रांसफॉर्म किया। तो इससे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। और हम जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। जो ये अनएम्प्लॉयड ऑफिसर्स थे, जो मुगल आर्मी में सर्विस करते थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो डेफिनेटली बात है कि ये रिवोल्ट करेंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सेकेंड कारण जो बना यहाँ पर वो बना क्राइसिस इन ट्रेडिशनल, इसको ट्रेडिशनल हम समझेंगे एक तरह से पारंपरिक जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम यानी कि जो जमींदार थे वो जो है वो टैक्स कलेक्ट करके पे करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया अपने इंटरेस्ट के लिए। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसको समझे कि फॉर एग्जांपल है कि परमानेंट सेटलमेंट जब वो इंट्रोड्यूस हुई तो उसके अंदर एक प्रोविजन था कि अगर कोई जमींदार अपनी जमींदारी नहीं पे कर पाएगा तो उसकी जमींदारी चली जाएगी, यानी कि उसकी जमींदारी को जो है वो ऑक्शन यानी कि बेच दिया जाएगा। तो इस केस में वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए और ये भी एक कारण बनता है। उसके बाद थर्ड जो कारण बनता है इसका वो था रेवेन्यू बर्डन। अभी ब्रिटिशर्स को जो सिर्फ मतलब था टैक्स कलेक्शन से,
उन्हें ये मतलब नहीं था कि रिफॉर्म्स हमें जो हमें जो है वो सुधार करने चाहिए या कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, नहीं। उनका मेन टारगेट था कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, तो इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनका टारगेट था। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास जाना चाहिए। अब इस वजह से जो है वो क्या हुआ, जो आम लोग थे, जो आम आदमी था, वो इफेक्ट होने लगा। अब वो इफेक्ट होने लगा तो डेफिनेटली बात है सिविल में वो भी जो है वो रिवोल्ट करते हैं, तो ये भी एक कारण था। इसमें सेकंड पॉइंट हम साथ में लिंक करके पढ़ेंगे, वो है मनी लेंडर। मनी लेंडर्स का मतलब हो गया वो लोग जो पैसा उधार पे देते थे, ठीक है, और हाई इंटरेस्ट रेट पे। जनरली बात है, अगर कोई पीजेंट है, इस बार वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाया, टैक्स नहीं पे कर पाया ड्यू टू द फॉर लाइक उसकी क्रॉप जो थी वो अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो इस वजह से वो जो है वो टैक्स नहीं पे कर पाया, तो वो क्या कर जाएगा, मनी लेंडर के पास जाएगा पैसा मांगने के लिए। फिर मनी लेंडर उसको हाई इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा देगा। हाई इंटरेस्ट पे पैसा देने का मतलब हो गया एक्सप्लॉइट करना। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन थी, इसकी वजह से भी जो है वो आपका जो है वो कहीं ना कहीं सिविल जो है वो अपराइजिंग हुई। देन उसके बाद एक पॉइंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वो है कि जो रिस्ट्रिक्शंस, ये रिस्ट्रिक्शंस का पॉइंट जो है ना बहुत कॉमन है अगर हम समझे तो। रिस्ट्रिक्शंस यानी कि टैक्स लगाना सबसे ऊपर किसके ऊपर, रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर। धर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज प्रचार हो रहा है उसके ऊपर भी जो है वो ब्रिटिश सरकार टैक्स लगा रही है, तो इसकी वजह से भी जो है वो रिवोल्ट देखा गया। इवन जो प्रीस्ट क्लास थी, यानी कि जो पुजारी लोग थे, उन्होंने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया फिर सिविल अपराइजिंग में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से जो है वो सिविल अपराइजिंग हुई। और अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो सिविल अपराइजिंग थी, क्योंकि ये जो है वो प्री के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है एक रिवोल्ट, ठीक है, ये बहुत कॉमन सा रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयरंगम। ये जो राजा थे, ये अभी अगर हम बात करिए स्टेट, तो ये आंध्र प्रदेश में है प्रेजेंट टाइम पे। अभी हुआ क्या कि जुलाई 1794 की ये बात है। इस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे, सर जॉन शोर जो है वो इस टाइम पे जो है वो गवर्नर थे। ये याद रखना, SHOR ही है ये शोर, ये जो है वो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो राजा थे, सबसे पहले तो एक कारण बनता है यहाँ पे कि जो जमींदारी थी ना, मतलब पहला जो कारण बनता है इसका, जो जमींदारी एरिया था ना उसको कम कर दिया, जमींदारी एरिया को कम कर दिया, ये एक पहला कारण था। दूसरा, इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करना था उसको इंक्रीज कर दिया, तो जिसकी वजह से जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो रिवोल्ट होता है। फाइनली क्या होता है कि जो राजा थे ये पे करने से मना कर देते हैं और रिवोल्ट करते हैं, और इसका जो रिजल्ट था वो ब्रूटल सप्रेशन, यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया, आर्मी का यूज़ किया और आर्मी का यूज़ करके इनको जो है वो मार दिया। ये पहला था, पहला मेन रिवोल्ट है, इसका याद रखना, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है किसके टाइम पे ये हुआ। देन उसके बाद दूसरा जो रिवोल्ट आता है वो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज़ वेल्लोर म्यूटिनी। वेलोर म्यूटिनी को भी जो है वो एक तरह से जो है वो सिविल वॉर के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया, ये 1806 में हुई थी। और इसका जो कारण था वो था, पहला सबसे यहाँ पर याद रखना कि जो गवर्नर जनरल थे वो थे जॉर्ज बैरलो, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, हमें कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और मद्रास का जो इस टाइम पे गवर्नर था, ठीक है, मद्रास का जो गवर्नर था वो था विलियम बेंटिक, जो बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने, तो ये याद रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो कारण था इस रिवोल्ट का मेनली, वो एक तो ड्रेस कोड था। ड्रेस कोड में हमने आपको बताया था कि एक तो हेलमेट यूज़ करना पड़ेगा, सेकंड उसके बाद जो है वो बियर्ड आपको क्लीन शेव रखनी पड़ेगी, तो ये जो है वो दोनों टारगेट कर रहा था रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। तो जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होने लगे तो फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो सिपॉइज ने रिवोल्ट किया, और इसका जो रिजल्ट था वो सप्रेशन, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसको जो है वो सप्रेस कर दिया, ये भी जो है वो रिवोल्ट खत्म कर दिया ब्रिटिश सरकार ने आर्मी का इस्तेमाल करके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो रिवोल्ट होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेलू थम्पी रिवोल्ट। वेलू थम्पी, THAMPI थम्पी रिवोल्ट। अभी वेलू थम्पी रिवोल्ट की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले हमें याद रखना है ईयर 1803 से लेकर 1809 तक ये हुआ। इसका जो मेन कारण था, ठीक है, या वेलू थम्पी की जो स्टेट थी वो त्रावणकोर थी, TRAVANCORE। त्रावणकोर जो है वो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो केरला स्टेट का ये पार्ट है, केरला स्टेट के अंदर ये कवर होता है। इसके जो कारण थे ना वो सब्सिडियरी अलायंस था, सब्सिडियरी अलायंस जो वेलिस्ली लेकर आए थे 1798 में। त्रावणकोर स्टेट ये फेल करने से, मतलब इसको नहीं पे कर पाई थी, जिसकी वजह से स्टेट चली गई घाटे में, स्टेट के ऊपर चढ़ गया उधार, उधार बहुत ज़्यादा हो गया।
अब उधार इतना ज़्यादा हो गया कि स्टेट का पता था पे ही नहीं कर सकती, तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया, स्टेट को एनेक्स कर लिया, स्टेट को जो है वो कंट्रोल कर लिया, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया स्टेट को। और इसकी वजह से जो है वो फाइनली क्या हुआ यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने ये डिमांड करी कि जो थम्पी है, वेलू थम्पी है, ये प्राइम मिनिस्टर थे स्टेट के, इनको जो है वो अपनी पोस्ट यानी कि जो दीवान की जो इनकी पोस्ट थी उससे हटा दो। राजा को कहा कि आप जो वेलू थम्पी को हटा दो, लेकिन फाइनली क्या होता है, थम्पी जो थे, वेलू थम्पी, ये क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इनको जो सपोर्ट करते हैं वो करते हैं, एक आर्मी थी नयर ट्रूप्स, नयर ट्रूप्स की हेल्प लेते हैं ये, और जो है वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। लेकिन इनको राजा की जो है वो उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती है, राजा इनको सपोर्ट नहीं राजा जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो इस रिवोल्ट का जो, अगर हम बात करें रिजल्ट, तो रिजल्ट निकलता है सप्रेशन। फाइनली क्या होता है कि ये जो रिवोल्ट था ये सप्रेस होता है और वेलुथम्पी जो है वो यहाँ पर मारे जाते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट रिवोल्ट रहता है वो रहता है कच्छ रेबेलियन। ये जो जितने भी रिवोल्ट है इनके नाम याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। कच्छ रेबेलियन की अगर हम बात करें, इसका जो मेन कारण था, ठीक है, या फिर ये रिवोल्ट जो है वो 1816 से लेकर 1822 के बीच में हुआ, और इसका जो मेन कारण रहा है, या यहाँ का जो सबसे पहले हम रूलर की बात करें कि जो रूलर था, तो रूलर का नाम था महाराजा भारामल टू। भारामल टू जो है वो रूलर था, यानी कि जो राजा था यहाँ का। अभी इसने क्या कर रखा था, इसने 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन कर रखी थी। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन कर रखी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। फाइनली क्या होता है यहाँ पे कि महाराजा जो क्या करते हैं, महाराजा जो है कोशिश करते हैं, जो अरब प्लस अफगान ट्रूप्स की मदद से ये कोशिश करते हैं वर्सेस कि ब्रिटिशर्स को जो है वो कच्छ वाले रीजन से बाहर निकाला जाए। लेकिन फाइनली क्या होता है यहाँ पे कि जो ये भारामल जी थे ये डिफीट होते हैं, ये हार जाते हैं, और हार जब ये जाते हैं तो उसके बाद इनको जो है वो पकड़ लिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर जो है वो जीत होती है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पईका रेबेलियन। पईका रेबेलियन, या इसको जो है वो पईका विद्रोह भी कहा गया है, और ये जो है वो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1817 में हुआ था ये उड़ीसा में, ठीक है, इसको याद रखना कि ये कहाँ पर हुआ है, उड़ीसा में। और अगर एक फैक्ट यहाँ पर लिंक करें हम, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ था, और 1817 में ही जो है वो पिंडारी वॉर भी हुई थी। तो पिंडारी वॉर भी हमारी 1817 में हुई थी, प्लस 1817 से लेकर 19 के बीच में, या अगर हम इसको 1817 से 1818 की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड एंग्लो यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हो रखी है। यहाँ पर जो है वो मराठास की डिफीट हुई थी और ब्रिटिशर्स जीत गए थे। अब हुआ क्या यहाँ पर पईकास में, जो ये पईकास थे ना, ये क्या करते थे, मिलिट्री ग्रुप था एक, मतलब एक मिलिट्री यूनिट थी, ठीक है, जो कि सर्विस करते थे, सपोर्ट करते थे गजपति रूलर को। जो गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के, उनको सपोर्ट करते थे। अब फाइनली क्या हुआ कि गजपति रूलर इन रिटर्न में जो है ना वो ज़मीन देते थे इनको। गजपति रूलर्स इनको ज़मीन दे देंगे और ये जो है वो मिलिट्री सर्विसेज देंगे। बट लेकिन ब्रिटिश की एंट्री हो गई उड़ीसा में। जब ब्रिटिश जो है वो उड़ीसा में चले गए, ठीक है, तो उड़ीसा की जो स्टेट थी वहाँ पे उड़ीसा में न्यू जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू कर दिया। इसकी वजह से ये जो ज़मीन थी ना पईकास की, ये चली गई। पईकास की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो चली गई। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, इसको गेन करने के लिए जो है वो रिवोल्ट किया। रिवोल्ट मतलब विद्रोह किया। अब जब विद्रोह किया यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है फैक्टर कि ब्रिटिशर्स ने सप्रेस तो कर दिया, ठीक है, आर्मी की यूज करी और ब्रूटल सप्रेशन हुआ पईकास का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, वो आता है मेन लीडर्स का। इसमें जो मेन लीडर्स थे, ठीक है, उसमें दो नाम हमें याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है बख्शी जगबंधु, और दूसरा जो नाम याद रखना है वो रखना है बदियाधर, ठीक है, बदियाधर
और बख्शी जगबंधु, ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो लीडर्स थे, और इसका रिजल्ट जो बनता है वो बनता है ब्रूटल सप्रेशन, मतलब बहुत बुरी तरह से जो है वो ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को ख़त्म किया। देन उसके बाद जो हमें एक और रिवोल्ट याद रखना है सिविल अपराइजिंग के केस में, वो आता है सतारा रिवोल्ट। सतारा रिवोल्ट, ये जो सतारा रिवोल्ट है ये 1840 में हो रखा है, ठीक है। यहाँ का भी जो कारण था, मेन जो कारण था, वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे, मतलब स्टेट के अंदर जो है वो मैटर में जो है वो ताका जाकी इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना। अभी यहाँ पर क्या हुआ, इस रिवोल्ट में कहीं ना कहीं मराठा जो कोशिश करते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंस अपनी डिक्लेयर करे, बट लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और ब्रिटिशर्स इनको एलिमिनेट करते हैं बिल्कुल। जो मेन लीडर्स थे यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसमें धर्राव पवार, ये एक इंपॉर्टेंट थे, और दूसरा अगर हम बात करें तो नारा सिंह दत्तात्रेय। ये दत्तात्रेय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहते हैं बाद में। दत्तात्रेय पेटकर ये जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर थे, लेकिन फाइनली जो है वो क्या होता है, सप्रेस कर दिया जाता है इनके रिवोल्ट को भी। इसके बाद एक और रिवोल्ट आता है, वो आता है गडकरी रिवोल्ट। जो ये गडकरी रिवोल्ट था, ठीक है, ये गडकरी रिवोल्ट हुआ है 1844 में। ये भी एक जो है वो पीजेंट ग्रुप था, तो इसको हम एज अ पीजेंट रिवोल्ट भी पढ़ सकते हैं। ये एक पीजेंट ग्रुप था जिन मतलब, और ये जो रिवोल्ट हुआ है, एक तो इसमें गवर्नर जनरल का नाम याद रखना जरूरी है, लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे जो है वो ये हुआ है, ठीक है, ये हमें नाम याद रखना है। और सेकंड उसके बाद इसमें जो लीडर था, लीडर का नाम याद रखना इसमें जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, दाजी कृष्णा पंडित। दाजी कृष्णा पंडित जो है वो इसके जो है वो लीडर थे, जिनका नाम हमें याद कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इनके रीज़न क्या था मेनली, एक तो इंटरफेयर था, दूसरा लॉस ऑफ लैंड, एक तो इनकी ज़मीन भी चली गई, साथ में इसके बाद जो है वो रेवेन्यू राइट्स भी चले गए, और रिजल्ट अगर हम बात करें तो सप्रेशन होता है, ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात है कि सतारा को जो है वो फुली ब्रिटिश एनेक्स कर लेता है, जो है वो पूरा कंट्रोल कर लेता है। देन उसके बाद एक पॉइंट और, एक रिवोल्ट और आता है, ठीक है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे रिवोल्ट अभी और भी बचते हैं, लेकिन हमें एक रिवोल्ट को और कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाद में सॉल्ट सत्याग्रह के साथ भी लिंक करता है। सूरत सॉल्ट एगिटेशन, एगिटेशन मतलब एक तरह से विद्रोह करना, ये हो रखा है 1844 में। और इसका जो मेन कारण था, ठीक है, ये सूरत यानी कि बॉम्बे में जो है वो एक तरह से जो है वो बॉम्बे की जो सरकार थी उन्होंने सॉल्ट ड्यूटी लगा दी थी। अब ये सॉल्ट ड्यूटी पर यानी कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इससे जो है वो गरीब लोग, पुअर क्लासेस के पास सिर्फ नमक ही तो था एक जो उनको फ्री में मिल रहा था कोस्टल रीजन में, और इससे जो है वो उनको क्या हो रहा था कि टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइनली वो क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं इसके अगेंस्ट, बट लेकिन क्या होता है, ब्रिटिशर्स का एक्शन रहता है और इसको जो है वो ब्रूटली जो है वो सप्रेस कर दिया जाता है। तो याद रखना BS का मतलब हो गया ब्रूटली सप्रेशन। देन उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट आता है वो आता है रामोसी रिवोल्ट। रामोसी रिवोल्ट, ये जो रिवोल्ट है रामोसी रिवोल्ट, ये 1822 से लेकर 29 तक चला। तो पहले तो ये याद रखना कि ये कब से कब तक चला, 1822 से लेकर 1829। और इसमें जो रामोसी जो पीपल थे, अगर हम इनकी बात करें तो ये हिली ट्राइब थी। यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट आता है समझने के लिए। ये एक हिली एरिया में एक ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में जो है वो ये जो है वो ट्राइब रहती थी, और ये क्या करती थी, मराठा आर्मी में सर्विस देती थी, यानी कि मराठा जो आर्मी थी उसमें जो है वो सर्विस करते थे। अब मराठास तो डिफीट हो गए, मराठास तो बाहर हो गए गेम से, लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये लोगों ने प्लंडर करना शुरू कर दिया। इन्होंने सतारा और अदर जो स्टेट्स थी, रीजन्स थे, उनको जो है वो लूटना शुरू कर दिया। और इसमें जो लीडर था वो था चित्तूर सिंह। ये चित्तूर सिंह का जो है वो नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, ये चित्तूर सिंह लीडर थे। फाइनली क्या होता है यहाँ पे कि इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी जो है वो रिवोल्ट के जो लीडर्स थे या ये जो यूनिट थी, ये एक्सपर्ट थे गुरिल्ला वॉरफेयर में। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे इनको अपॉइंट किया ब्रिटिश हिल आर्मी में। मतलब ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि इनका विद्रोह करने का जो मेन कारण है वो ये कि ये लोग हो गए हैं बेरोजगार। अब इनको जो है वो रोजगार जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको हिली आर्मी में जो है वो अपॉइंट किया। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और छोटा सा रिवोल्ट आता है, दैट इज योर सन्यासी रिवोल्यूशन।
SANYASI, सन्यासी रेबेलियन। ये जो सन्यासी रेबेलियन है ये बहुत लंबी फेज में चला है, 1763 से लेकर 1800 तक। इसका जो मेन कारण है, देखो यहाँ पर इसको फकीर रेबेलियन भी कहा गया है, ठीक है, याद रखना, इसको फकीर रेबेलियन भी कहा गया है। अभी इसका जो मेन कारण था कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट ये समझो, ब्रिटिश टैक्स पॉलिसी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, टैक्स लगाते थे, पहला पॉइंट। अब जब वो टैक्स लगा रहे हैं तो वो टैक्स आम आदमी पर लगेगा, ये पॉइंट भी क्लियर है कि आम आदमी को जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन पीपल को शुड पे टैक्स, ऐसा जो है वो प्रोविजन था। अब यहाँ पर फकीर भी इंक्लूड होते हैं और पीजेंट भी इंक्लूड होते हैं, या फिर कोई भी जो है वो ट्रेडर्स भी इंक्लूड होते हैं, और जो भी कॉमन आदमी हो वो सभी इसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब फकीर के पास तो कोई रोजगार ही नहीं है, ना उसके पास ज़मीन है, वो तो फ़कीर आदमी है, ठीक है, संत आदमी है, वो तो प्रचार करेगा धर्म का, उसको टैक्स, वो कैसे टैक्स पे करेगा, वो तो खुद मांग कर खाता है, वो खुद जो है वो अपने जितना जीवन यापन के लिए ज़रूरी है उतना भिक्षा के तौर पे, जैसा कि हमारी संस्कृति का पार्ट है एक, ठीक है, तो वो गुरु दक्षिणा हो गया या कोई और सिस्टम हो गया, इन सब के थ्रू उनकी अर्निंग होती है। लेकिन अब उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, इनको मुश्किल हो गई। तो फाइनली ये क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, ये जो है वो आवाज़ उठाते हैं, और इस आवाज़ में जो है वो पीजेंट्स भी जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। पीजेंट्स कहते हैं कि सर हम भी इफेक्ट हो रहे हैं, हमें भी जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं। फाइनली पीजेंट का यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहता है, और साथ में वुमेन ग्रुप का भी जो है वो यहाँ पे सहयोग रहा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है वो, ब्रिटिश ने क्या किया है, ब्रिटिश ने ब्रूटली जो है वो, ब्रूटल सप्रेशन जो है वो इस रिबेलियन का किया, और फाइनली क्या हुआ यहाँ से कि जो है वो ये एलिमिनेट हो गए पूरा का पूरा। तो ये बहुत लंबी फेज तक चलता है 1800 तक, इसमें ज़मींदार, अनएम्प्लॉयड पीपल और पीजेंट वुमेन सभी ने जो है वो रोल प्ले किया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक थे हमारे पर्सनैलिटी जिनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, BCC मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, याद रखना, बंकिम, इसको पूरा लिख देते हैं, BANKIM, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, CHATTOPADHYAY, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ, ये जो आनंद मठ है ये सन्यासी जो रेवलियन हो रखा है इसके ऊपर बेस्ड है, पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है देवी चौधरानी, CHAUDHURANI, देवी चौधरानी। ये भी जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है। ये एक बंगाली नोवेल है, ठीक है, याद रखना है कि इट इज़ बंगाली नोवेल। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इन्होंने इसमें जो है वो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अगेंस्ट जो भी जो है वो वुमेन का रोल रहा है, यानी कि वुमेन जो रोल रहा है उसको जो है वो हाईलाइट किया है इन्होंने इस नोवेल में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट है वो है पीजेंट अपराइजिंग। अब पीजेंट्स अपराइजिंग में ऑलमोस्ट हम देखो, जैसे सन्यासी रेबेलियन हो गया, इसको हम कवर कर चुके हैं इसमें। 1857 से पहले तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या जो है वो मुख्य कारण थे, किन वजह से जो है वो आपका जो है वो रिवोल्ट हुआ। तो सबसे पहला कारण होता है फेमाइन। फेमाइन का मतलब हो गया एक तरह से महामारी या भूखमरी। देन उसका यहाँ पर कारण क्या था, एक ये हो गया। देन उसके बाद एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या है, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कोई सुधार नहीं किए जा रहे हैं, कोई रिफॉर्म्स नहीं किए जा रहे, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर से जो अगर हम बात करें फाइनल आउटपुट वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर उतना अच्छा है नहीं, खेती बाड़ी में उतना सुधार नहीं है और उसमें जो है वो नुकसान हो रहा है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, जो ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो भी एक कारण था। और उसके बाद एक आता है कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की जो है वो कमर्शलाइजेशन करी, मतलब फूड क्रॉप्स, पहले तो हम लोग बात करते थे कि हम खाने योग्य जो है वो फसलों को उगाएंगे, लेकिन फूड से कहा कैश क्रॉप्स की तरफ, मतलब कॉटन, इंडिगो, ये सभी को ग्रो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी जो है वो पीजेंट जो है वो रिवोल्ट हुआ। देन उसके बाद एक फैक्टर और आता है, दूसरा आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को ना हम थोड़ा सा लिंक करके पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट देखो,
अदर कोई सेक्टर, हम ये कहते हैं कि आज भी भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। आज भी जो है वो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो मतलब क्या हुआ कि भारत में कृषि के ऊपर लोग जो है वो अभी भी डिपेंड है, और अभी अगर हम बात करें तो 50% के अराउंड जो है वो डायरेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अब अगर अदर एम्प्लॉयमेंट में सेक्टर जो है वो अदर सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि जो अदर एरियाज है, लाइक अगर हम बात करें बैंकिंग हो गया, या फिर अगर हम बात करें रोडवेज हो गया, या कोई मार्केट सिस्टम हो गया, या फिर किसी और भी पॉइंट, या मार्केट सिस्टम का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर जो है वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मार्केट क्रैश हो जाती है, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड हो जाएंगे, कृषि पे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है कोविड 19। कोविड 19 के टाइम पे जो लेबरर क्लास शहरों में रहती थी वो सभी अपने गांव चले गए और उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। तो दैट मीन्स गांव में वो चले गए, और शहरों में क्या हो गए, वो अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हुए। तो इससे क्या हुआ, कृषि के ऊपर और बर्डन बढ़ गया। एरिया तो नहीं बढ़ा हमारी खेती का, लेकिन उसके ऊपर जो है वो और लोग आश्रित हो गए, तो जिसकी वजह से भी जो है वो एक तरह से जो है वो एग्रीकल्चर में क्राइसिस हो गए। और फाइनली ब्रिटिश सरकार ने कोई मेजर नहीं लिए। जो ब्रिटिश सरकार को, जैसे हमारी सरकार आज के टाइम पे मेजर्स लेती है, उन्होंने कोई भी जो है वो मेजर्स नहीं लिए, जिसकी वजह से भी जो है वो रिवोल्ट हुआ। अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है नेचर। 1857 से पहले के जो पीजेंट विद्रोह थे, इनका नेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल था एक तरह से, मतलब इनका जो है वो संविधान या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी, मतलब न्याय व्यवस्था में इनका विश्वास था। ये एक कारण था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इनके पास एक लास्ट ऑप्शन भी था। जो इनका लास्ट ऑप्शन था वो था आर्म्स, यानी कि हथियार उठा लो, अब खुद ही हथियार उठाने पड़ेंगे, ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर सकती। मतलब इनका छोटा सा हम एक कारण समझते हैं। देखो, ब्रिटिश ने बोला आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ब्रिटिश ने कहा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स कलेक्ट करने वाला कौन, जमींदार। जमींदार ही तो टैक्स कलेक्ट करेगा, और जमींदार कौन था, एक इंडियन। और काम करने वाले कौन, पीजेंट, वो भी इंडियन। लेकिन ब्रिटिशर्स, पीजेंट को ये लगता था कि जमींदार ज़्यादा वसूली करता है। ब्रिटिश सरकार जो है वो उतना ट्रांसपेरेंट है, और वो जो है वो एक रूल ऑफ लॉ, न्यायिक सिस्टम को जो है वो इंडिया में बना रही है। तो फाइनली ये क्या करते थे, ये जाते थे ब्रिटिश सरकार के पास, यानी कि कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, या फिर अगर हम बात करें जुडिशरी के पास, उसके पास जाते थे न्याय मांगने के लिए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जमींदार के पीछे जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है वो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। और इसकी वजह से जब इन्हें पता चला तो फाइनली इन्होंने क्या करा, हथियार उठा लिए, आर्म्स जिसको कहते हैं हम। फिर पीजेंट अपराइजिंग, और इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है वो सन्यासी रिवोल्ट का आता है, जिसमें सन्यासीज ने जो है वो, सन्यासी रिवोल्ट में जो है वो पीजेंट्स ने, यानी कि जो किसान थे, उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया सन्यासीज को। देन उसके बाद इसमें अगर हमें एक और जो है वो पढ़ना है, जिसको हम याद कर सकते हैं एज अ पीजेंट रिवोल्ट, वो है पागलपंथी। पागलपंथी ये एक तरह से रिलीजियस भी है, यानी कि सिविल अपराइजिंग भी आती है। इसमें क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीजेंट्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया, ठीक है, पीजेंट्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया, लेकिन उनको गाइड जिसने किया वो रिलीजियस पर्सन थे। यानी कि इनको गाइड जिसने किया वो थे पागलपंथी। और इसमें जो लीडर थे इस पागलपंथी वाले रिवोल्ट में, अगर हम लीडर्स की बात करें तो करम शाह। अब देखो, करम शाह, ठीक है, एक पहला नाम हो गया, और दूसरा नाम हो गया टीपू शाह। ये दो है वो दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, और इन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट जमींदार। जमींदार यानी कि डायरेक्टली जमींदार, और इनडायरेक्टली अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है पीजेंट अपराइजिंग। और ऑलरेडी जो हमने पहले डिस्कस की है उसमें भी पीजेंट्स इन्वॉल्व थे, तो उनको हम एज अ पीजेंट अपराइजिंग ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्राइबल अपराइजिंग। ये थर्ड पॉइंट है ट्राइबल अपराइजिंग, और हमारा जो है वो लास्ट जो है वो ये टॉपिक है। इसके बाद जो है वो हम इसको कवर करेंगे, फिर जो है वो नेक्स्ट हम गवर्नर जनरल वाली सीरीज पे वापस चलेंगे। ट्राइबल अपराइजिंग की अगर हम बात करें 1857 से पहले होने वाली, तो इसमें सबसे पहले थे इनके फीचर्स, कि इनके फीचर्स जो है वो समझना जरूरी है कि क्या क्या सेलियंट फीचर्स थे। जैसे हमने पीजेंट्स की बात करी कि वो संविधान में जो विश्वास रखते थे, संविधान मतलब यानी कि ब्रिटिश जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अभी फीचर्स अगर हम बात करें ट्राइबल अपराइजिंग के, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मोर फ्रिक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब कि इनके पास जो है वो स्किल्स बहुत अच्छी थी जंगल में युद्ध करने की, जिसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब ये गुरिल्ला वॉरफेयर में जो है वो एक्सपर्ट थे।
शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज भी जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। और उसके बाद बाजीराव भी जो है वो, बाजीराव वन भी जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। अभी ये पूछा गया है कि कौन सा गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है, इसलिए जो है वो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है वो साथ में डिस्कस कर रहे हैं। देन उसके बाद एक कारण इसमें और आता है, वो आता है वायलेंस का। मतलब जितने भी ट्राइबल अपराइजिंग हुई इनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है। और रिजल्ट, एक फीचर इसमें और भी है, जो इसका रिजल्ट था वो बहुत ब्रूटल, बहुत मैसिव रहा है। मतलब ट्राइबल्स को जो है वो एक तो गोलीबारी की तरह से, मतलब बहुत बुरे तरीके से जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो सप्रेस किया है। कॉजेज यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण थे, कारण जो है वो समझने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे ये जो रिवोल्ट हो रखे हैं इनका जो मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहला था इंटरफेयर। ट्राइबल पीपल जंगलों में रहते थे, उन्हें आम लोगों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, उन जंगलों में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो जंगल थे, ठीक है, जंगल में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई। फाइनली इससे क्या हुआ, अब एंट्री कैसे करी, कानून बनाकर, लॉज बनाकर। जब कानून बनाए तो ट्राइबल्स को कहा कि आप आज़ादी के साथ नहीं घूम सकते, अब जंगल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्व फॉरेस्ट, और कंतारा मूवी जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो रिजर्व फॉरेस्ट वाला देखते हैं ना कि ट्राइबल जो है वो रिवोल्ट करते हैं, तो सिमिलर ऐसे ही जो है वो रिवोल्ट किया। उसके बाद एक आउटसाइडर कंसेप्ट आता है, आउटसाइडर का, कि आउटसाइडर्स जो है वो इंटरफेयर कर रहे थे, जिससे जो है वो ट्राइबल कल्चर के खोने का डर था। और इसकी वजह से आज भी जो है वो ट्राइबल पीपल जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो वॉइस रेज करते हैं। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है टैक्स। ये भी एक कारण है, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट थे, जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर आज, मतलब जिस तरह से लाइक आज जो हमारी सरकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करती है, और ट्राइबल्स को हमने जो है वो बहुत सारी छूट दे रखी है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपको भी जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी जो है वो रिवोल्ट होते हैं। देन उसके बाद इसका जो मेन फाइनल जो रिजल्ट रहता है, ठीक है, यानी कि जो फाइनल, वो आर्मी का यूज़ जो है वो ब्रिटिश सरकार करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है, और सप्रेस करती है जितने भी जो है वो सारे के सारे जो है वो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे। एक साथ नहीं हुए हैं, अलग अलग हो रखे हैं। कुछ फेमस की हम बात करें तो सबसे पहला जो फेमस रिवोल्ट आता है वो आता है पहरिया रिबेलियन, REBELLION, पहरिया रिबेलियन 1788। अब यहाँ पे जो लीडर था उसका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडर का नाम था राजा जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ जो है वो इसका जो है वो लीडर था। ठीक है, RAJAGANNATH, राजा जगन्नाथ। और इसमें जो मेन कारण था, ठीक है, वो हम जितने भी कारण हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ये याद रखना कि ये रिवोल्ट हुआ और इसका लीडर कौन था, राजा जगन्नाथ। अब यहाँ पे क्या था, जो मेन हम अगर कारण भी पढ़ना चाहे तो हमने बात की थी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कर दिया ट्राइबल एरिया में, और इससे जो है वो ये राजा जगन्नाथ विद्रोह करते हैं। और फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश जो है वो सप्रेस करते हैं इस रिवोल्ट को। उसके बाद एक और अपराइजिंग है जिसका नाम है चौर अपराइजिंग। चौर अपराइजिंग, ये अपराइजिंग जो है वो कहाँ पर हो रखी है, 1767 से लेकर 1802 तक कहाँ पर हुई है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में ये हुई। और इसके जो लीडर थे, लीडर का नाम याद रखना जरूरी है, दैट इज दुर्जन, DURJN, दुर्जन, दुर्जन सिंह जो है वो इसके लीडर थे, जिनका नाम हमें याद रखना जरूरी है। देन उसके बाद एक छोटा सा रिवोल्ट और आता है जिसका नाम है तमार अपराइजिंग, TAMAR अपराइजिंग। ये तो तमार अपराइजिंग थी, इसमें जो अगर हम बात करें ये ट्राइब को किसने किया था, मतलब ये या लीडर की अगर हम बात करें कौन सी ट्राइब इसको लीड कर रही थी। और इसमें एक ओरो ट्राइब थी, ORAON, ओरो ट्राइब। ओरो ट्राइब अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये झारखंड में है। रिवोल्ट जो है वो आपका 1789 से लेकर 1832 के बीच में रहा, 1832। और इसमें अगर हम बात करें रिवोल्ट में लीडर कौन था, जो अगर हम बात करें ट्राइबल लाइफ में, तो यहाँ पे भोलानाथ साहे, BHOLA, भोला नाथ साहे, SAHAY, साहे जो है वो लीडर था। और ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करते हैं यहाँ पर ब्रूटल सप्रेशन करते हैं, और इसके कारण जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और आता है, दैट इज योर भील अपराइजिंग।
भील अपराइजिंग, अगर ये भील प्रदेश अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो स्टिल ये लोग डिमांड करते हैं कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। सेंट्रल इंडिया में जो है वो ये ट्राइब रहती थी। और इसमें अगर हम मेन ट्राइब की बात करें यहाँ पे तो खानदेश जो हिल है, खानादेश जो आपकी हिल रेंज है, वहाँ पर जो है वो ये भील लोग रहते थे। और इनके कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके लीडर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें याद रखना है कि ये रिवोल्ट हो रखा है। देन उसके बाद हम एक ऑलरेडी जो है वो एक रिवोल्ट को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ योर रामोसी रिवोल्ट। और ये रामोसी रिवोल्ट को भी जो है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल जो है वो देखा गया है, और ये वेस्ट बंगाल में हुआ था, इसको हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, नॉर्थ ईस्ट में ये रिवोल्ट हो रखा है जिसका नाम था अहोम अपराइजिंग। और ये जो है वो एक बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ इस टॉपिक से आ रखा है। अहोम अपराइजिंग ये असम में, असम वाले रीजन में 1828 से लेकर 1833 के बीच में ये जो है वो रिवोल्ट रहा। इसका जो लीडर था, लीडर का नाम जो है वो याद रखना जरूरी है, गोमाधर कोनवर जो है वो इसका मेन लीडर था। और इसको जो है इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है यहाँ पे, इसका फाइनली मतलब इसका जो रीज़न रहता है वो रहता है कि जो ट्रीटी ऑफ यंदोबो रखी थी, इसका जो कारण था वो था ट्रीटी ऑफ यंदोबो, YANDABO। यंदोबो जो है वो एक ट्रीटी हो रखी थी 1826 में, जो इसका कारण था। मतलब इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, अहोम रीजन में जो है वो घुसना शुरू कर दिया था। और फाइनली क्या होता है, रिवोल्ट होता है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज योर कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग जो है वो 1831 से लेकर 1832 के बीच में हो रखी है, और ये छोटा नागपुर वाले रीजन में है। इसमें हम इसको कवर कर चुके हैं कि ट्राइबल एरियाज में जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो एंट्री करते हैं, BRITIS, ब्रिटिश जो है वो एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये रिवोल्ट होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज योर खासी रेबेलियन। खासी रेबेलियन की अगर हम बात करें तो 1829 से लेकर 33 के बीच में, और इसका जो लीडर था, लीडर की अगर हम बात करें उनका नाम था तिरोट सिंह। ये नाम याद रखना है, तिरोट सिंह जो है वो लीडर था। ब्रिटिश का एक्शन ब्रूटल सप्रेशन, हमें सीधा याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, ब्रूटली जो है वो सप्रेस किया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और आता है, वो आता है संथल। ये एग्जाम में पूछा गया है, संथल रेबेलियन, फेमस रेबेलियन। संथल रेबेलियन का वो रखा है 1855 से लेकर 1857 तक। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि संथल रेबेलियन जो है वो पहला जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ऐसा भी जो है वो माना जाता है। इसके जो लीडर्स थे उन वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। ये इनके जो लीडर्स का नाम था, उनका नाम था सिद्धू। इसको एक बार हम करेक्ट करते हैं, SIDHU, सिद्धू। और इनके साथ दूसरे थे कन्हू। ये दो जो है वो KNHU, कन्हू, ये दो है वो दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। और इन्होंने संथल्स को ऑर्गेनाइज किया, और इन्होंने एक फ्री संथल स्टेट बनाने की कोशिश की है, ये याद रखना। फ्री संथल स्टेट बनाने की इन्होंने कोशिश करी। फाइनली जो यहाँ पर क्या होता है, बहुत मैसिव लेवल पर जो है वो वायलेंस होता है, और इसमें जो है वो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रूटली सप्रेस करते हैं। ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जो है वो आर्मी का यूज़ करना पड़ता है। देन उसका कोंड अपराइजिंग। कोंड अपराइजिंग की अगर हम बात करें, कोंड, KOND, कोंड अपराइजिंग। कोंड अपराइजिंग जो है वो 1837 से लेकर 1856 के बीच में हो रखी है। और इसके जो लीडर थे, इंपॉर्टेंट नाम है, उनका नाम था चक्रा बिशोई, BISOI, बिशोई जो है वो लीडर थे। और आफ्टर बिशोई डेथ, बिशोई की डेथ होने के बाद जो है वो इसको लीड किया था राधा कृष्णा डंडा सेना, दंदा सेना या दंदा सेना या डंडा सेना भी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है वो इसको लीड किया था। इसका भी जो है वो रिजल्ट ब्रूटल सप्रेशन रहता है। सभी जितने भी जो है वो रिवोल्ट हुए उन सभी का जो फाइनल रिजल्ट था वो ब्रूटल सप्रेशन था। देन उसके बाद एक छोटी सी जो है वो लास्ट जो है वो मोमेंट हम कवर करेंगे, जिसका नाम था कोली अपराइजिंग। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बन सकता है किसी भी तरह से, इसलिए हमें इसको कवर करना जरूरी है। और फिर लाइक जैसे PGT कमीशन है तो उनके लिए भी हमारी ये वीडियो रहेगी, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ में अच्छे से कवर कर रहे हैं। 1822 से लेकर 29 के बीच में जो है वो ये हुई। इसमें याद रखना कि ये जो अपराइजिंग है ये महाराष्ट्र में हो रखी है, ठीक है, याद रखना कहाँ पर हो रखी है, महाराष्ट्र में। और मेन जो लीडर था उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उनका नाम था रामाजी या रामजी भनगरे।
ठीक है, BHANGRE, भंगरी जो है वो इनका जो है वो नाम था पूरा, रामाजी भंगरी, या इसको हम RB से भी जो है वो याद कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी सीवल, ट्राइबल और पीजेंट अपराइजिंग थी। देन अभी वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। जो हमने जो है वो क्वेश्चन जो है वो छोड़ रखा था, उसको कहा था कि हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पब्लिश हुई थी कहाँ पे, लंदन में। इसको किसने लिखा था, वीडी सावरकर ने, जिसमें जो है वो उन्होंने कहा था, वीडी सावरकर ने, कि जो 1857 की जो क्रांति है वो क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। जल्दी मिलते हैं 10th क्लास में। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।